हेलो दोस्तों, मैं इस समय आप लोगों से बात कर रहा हूं और आज आज के शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजे 29 तारीख है। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज हम एक ऐसी शख्सियत को आप लोगों से मिलवाने के लिए लेके आ रहे हैं जिससे मिलने के बाद आपकी जिंदगी में वर्चुअली बहार आ जाएगी। आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो अपने आप में एक प्रेरक पर्सनैलिटी है और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूं। फैन इसलिए हूं कि जिस तरह से जिंदगी उन्होंने बहुत ही उतार चढ़ाव के बावजूद भी उन्होंने जिंदगी को हमेशा ही गले से लगाया है, प्यार किया है और आज वही चीज उनके सामने है। तो मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं तमाम इस समय जो भी मेरे साथी यहाँ पे मुझसे जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आज शाम को उन्होंने 7 बजे का टाइम रखा हुआ था। बहुत सारे मेरे दोस्त इस समय का इंतजार कर रहे थे और इस समय में सबसे पहले पूरे परिवार की तरफ से, फेसबुक के साथियों की तरफ से और तमाम देश में, दुनिया भर में जितने भी उनके फैन हैं जो इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं, उन तमाम लोगों की तरफ से दिनेश मोहन जी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने तमाम मसरूफियतों के बावजूद भी हमारे लिए टाइम निकाला है और मैं सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने दर्शकों को थोड़ी देर मुखातिब हों, फिर हम आगे बात शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच रविंदर। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया बदल गई, माहौल बदल गया, मैं खुद देखो कितना बदल गया, बट आप अभी वैसे के वैसे ही हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपकी ये जवानी का राज क्या है? दिनेश जी, बिल्कुल बात यह है, लेकिन आपकी वो मुस्कुराहट और आपकी आंखों की चमक आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, बिल्कुल शानदार। 82 की बातें मुझे याद है जब हम मिले थे और 82 के अंदर आप लोग मतलब एक शानदार जिंदगी आपने शुरू की थी कॉलेज में। वो तमाम बातें अभी हम करने वाले हैं, लेकिन मैं सभी साथियों को जो इस समय जुड़े हैं, तमाम लोगों को मैं बता दूं कि दिनेश जी की जो एक आज की तारीख में जो रुतबा है, जो पूरे दुनिया भर में मशहूर है, वो तमाम बातें हम उनसे करने वाले हैं। आज हम इनसे, ये कोई प्रोफेशनल कार्यक्रम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट्स हैं, कोई किसी तरीके का, आज दिल से दिल की बात है। दिनेश जी और मैं बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसे सामने आमने रूबरू हो रहे हैं, तो बहुत प्यार आ रहा है और बहुत अच्छा समय है। आप लोग समझते हैं कि मैं हमेशा बोलता रहता हूं बतौर मनोवैज्ञानिक कि आपकी जिंदगी में आपकी पहचान इस बात से होती है कि आपके इर्द गिर्द आपके कितने पुराने दोस्त हैं। जी बिल्कुल, आपके सही पास बात। बहुत सारे पुराने दोस्त हैं, तो फिर ये समझ लीजिएगा कि आप एक शानदार व्यक्ति हैं, क्योंकि आप उन दोस्ती को निभाना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। दिनेश जी, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है, टाइम बहुत कम है। मैं समझ रहा हूं कि आप बड़े व्यस्त हैं, आपने शूट भी करने होते हैं। मैं सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते हैं, आपको फिल्मों में देखते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट, हम लोग बात कर रहे थे। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं दिनेश मोहन शर्मा जी, जो कि पूरे भारत के एक सुपर मॉडल हैं, शानदार इंसान है, रियल लाइफ हीरो हैं, एक एक्टर हैं। हम सबसे पहले दिनेश जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, सभी लोगों ने पूछा है, विद्यार्थी इस समय बहुत सारे सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, बहुत सारे साथी भी हैं। पहला सवाल, आज की तारीख में दिनेश मोहन शर्मा क्या है? एक एक्टर, एक मॉडल, एक मोटिवेटर, एक क्या क्या भूमिकाएं, आज की तारीख में आपका स्टेटस आपके अपने मुंह से? रविंद्र, मैं खुद को इनमें से, इनफैक्ट देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में इनमें से मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानता। आई एम स्टिल द सेम दिनेश मोहन जैसा मैं बहुत साल पहले था और आज भी मैं सेम दिनेश मोहन हूँ। हाँ, वक्त के साथ जो रोल्स आपको दिए जाते हैं, जो टाइम या किस्मत आपके ऊपर जो रोल्स देती है, उनको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो करंटली टैग लगा हुआ है सुपर मॉडल का, एक्टर का, एंड फिर बीच में मोटिवेशनल वाली चीज जो है वो ऐड हो गई क्योंकि मैंने डिप्रेशन से फाइट किया, वेट लॉस किया और कोशिश कर रहा हूँ कि आई शुड बी ट्रू टू माई सेल्फ, यू नो, मैं बदलू ना इस सारे हालात के बीच में। ये जो सर्कस मेरे चारों तरफ शुरू हो गया, फेम का और मॉडलिंग का, ग्लैमर का और हाई लाइफ का, फास्ट लाइफ का, इस सब के अंदर मैं वही दिनेश मोहन रहा हूं जिसको आप बहुत साल पहले जानते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं महसूस कर रहा हूँ आपकी आवाज में आज भी मेरे लिए वही गर्माहट है जो लॉन्ग बैक होती थी और जब भी हम मिलते थे। बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में आपने मॉडलिंग में भी है,
बहुत सारे लोग जो इस समय जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी मॉडलिंग में आपको देखा है, लेकिन आप अपने बॉलीवुड में भी हैं, और बॉलीवुड में किस तरह की फिल्में आप लोग कर रहे हैं? कौन से वो एक्टर हैं जिनके साथ आपकी बड़ी बड़ी कास्ट है, जिनके साथ इन दिनों में आपने काम किया है? मैं अभी तो लॉकडाउन से पहले एक बहुत बड़ी हिंदी फिल्म के लिए शूट कर रहा था, जिसके बारे में मैं ज्यादा अभी बता नहीं पाऊंगा, बट बहुत बड़े एक्शन हीरो हैं जो कई पिक्चरों में आए हैं, वो उसके अंदर मेन लीड कर रहे हैं, और मेरा उसमें काफी अच्छा और बड़ा रोल है। अब लॉकडाउन के बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मैंने भारत में काम किया है, सांड की आंख में काम किया है, दरबार में काम किया है, मलयालम की एक पिक्चर रिलीज हुई है, एक रिलीज होने वाली है मलयालम की पिक्चर, एक तमिल की पिक्चर रिलीज होने वाली है। और ये सारा काम रविंद्र मैंने 2018 के एंड में ये पिक्चर साइन की थी, 2019 के शुरू में इनका शूट हुआ, और 2019 में ही ये 4-5 पिक्चरें इकट्ठी रिलीज हो गई। और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि टोटल आउटसाइडर होते हुए भी, इंडस्ट्री में नहीं हूँ, बॉम्बे में नहीं रहता, दिल्ली में रहता हूँ, कोई मेरी फैमिली में इंडस्ट्री में नहीं है, मगर फिर भी इंडस्ट्री मुझे ओपन आर्म से वेलकम कर रही है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि जो हीरे होते हैं वो उनकी पहचान कहीं ना कहीं आ जाती है, हो जाती है। और हमारी तमाम लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो हम चाहते हैं कि आप बड़ी बड़ी फिल्मों में, और बड़ी फिल्मों में, बल्कि हॉलीवुड में भी जाएं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वो दाढ़ी और बियर्ड और सब कुछ ऐसा है कि आपको तो हॉलीवुड वाले भी बड़े आसानी से ले जाएंगे। सलमान जी के साथ आपने काम किया, हेमा मालिनी के साथ काम किया, और अजय देवगन के साथ काम किया, और अभी पन्नू मैम है, उनके साथ काम किया, आपने बहुत सारे तो कोई ऐसा कोई किस्सा आपको याद हो भी कि किसी ने आपको बड़ा मोटिवेट किया हो, कोई ऐसा हीरो, कोई हीरोइन जिसने आपको काफी मोटिवेट किया हो? रविंदर, सभी को देख के आप मोटिवेट होते हो, नो डाउट। और सलमान खान जी का मैंने देखा कि थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल थे शूट्स में, तो मैंने फिर पूछा उनके बॉडीगार्ड से कि क्या बात है, थोड़ा सा ही सीम्स टू बी अनवेल। तो और वो साइकिल पे सेट पे आते जाते थे, साइकिल चला के यूज्ड टू कम टू द सेट। तो उन्होंने बताया कि उनकी रिब्स में जो है ना, एक्सरसाइज करते हुए क्रैक हो गया है जिम में, एक फ्रैक्चर्ड है रिब, मगर वो शूट को बंद नहीं कर रहे हैं और किसी को पता नहीं लगने दे रहे हैं कि वो कितनी पेन में है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि इस एज में, क्योंकि वो भी उनकी भी उम्र है, काफी है, और इतने एक्टिव हैं, और फिजिकल इंजरी होते हुए भी वो उसको शो नहीं होने दे रहे, और अपने काम पे जो है वो बराबर फोकस कर रहे हैं। बाकी तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर जो रोल्स कर रही थी दोनों शूटर दादीज के, तो उनका चलना फिरना, उठना बैठना, बात करना, रियल लाइफ में भी उन्होंने बिल्कुल वही रखा हुआ था, ताकि वो उस जोन के अंदर रहे। तो मैंने ये सीखा कि यहाँ डेडिकेशन जो है ना इस लाइन में, आप ये भूल जाओ कि लोग आप पे हंस रहे हैं या कितने लोग आपको देख रहे हैं या वो क्या बातें कर रहे हैं, बस आप अपने काम पे और खुद पे फोकस कीजिए कि आप कितना 100% दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने सीखी इन एक्टर से। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय जो सारे लोग इस समय सारी चर्चा को सुन रहे हैं, ये आज की हमारी जो लाइव हो रहा है फेसबुक लाइव, ये बेसिकली लोगों में प्रेरणा भरने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और दिनेश जी की इतनी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है उन चीजों से। तो दो बातें अभी तक आप लोगों ने सीखी होंगी कि जो जितने भी फिल्म स्टार हैं, वो चाहे कितने भी मुश्किल में क्यों ना हो, लेकिन वो शूट आते हैं, अपना काम करते हैं। पहली चीज उनकी ये खास बात होती है। और दूसरी बात ये है कि जब वो एक रोल को करते हैं तो उसी रोल में डूब जाते हैं। ये दोनों बातें मुझे बतौर मनोवैज्ञानिक इतनी भा रही हैं। मैं सभी लोगों को भी ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब कभी भी जिंदगी में कोई भी काम करें, आप एक फादर की भूमिका निभाएं, आप एक माँ की भूमिका निभाएं, आप एक दोस्त की भूमिका निभाएं, आप एक टीचर की भूमिका निभाएं, जिसमें निभाइएगा उसमें डूब जाइएगा। और फिर जिंदगी में एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए, एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि आज आपकी पेट में दर्द है, आप इसलिए स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप इसलिए मतलब कॉलेज हैं। तो वो तमाम चीजें हम लोगों को सीखनी चाहिए। दिनेश जी, एक लंबे समय से हम लोग इकट्ठे हैं, लेकिन लोगों को मैंने अपना हम लोगों ने जो अपना फेसबुक लाइव के बारे में जानकारी दी थी, वहां पर लोगों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि आपने कहा था कि सिरसा के साथ क्या कनेक्शन है, हरियाणा के साथ क्या कनेक्शन है, और मैं बताना चाहूंगा। तो हम वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हरियाणा से आपका क्या
ताल्लुक है? जी, मैं जब यंग एज में, और मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की थी, तो ऐसे ही मैंने इंटरव्यूज वगैरह दी हुई थी एक दो जगह पे। तो एक दिन अर्ली मॉर्निंग में मेरे फादर ने मुझे जगाया और उन्होंने बोला कि लेक्चरर्स की सिलेक्शन की लिस्ट आई है हरियाणा गवर्नमेंट की, और तुम्हारी सिलेक्शन हो गई है एज इंग्लिश लेक्चरर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें कोई ठीक ठाक स्टेशन मिल जाए जिससे तुम हमारे घर के पास भी रहो। हिसार में थे हम लोग, एंड उन्होंने ट्राई किया। तो मैं डेस्टिनी की बात कर रहा हूँ रविंद्र। उन्होंने ट्राई किया गुड़गांव के लिए, बिकॉज ही वांटेड टू सेटल नियर दिल्ली आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो उनको लगा कि मैं गुड़गांव में होऊंगा तो वो हो जाएगा। तो गुड़गांव स्टेशन मुझे नहीं मिला, मुझे मिला गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सरसा। और 1982 में मैंने उस कॉलेज में जी एज इंग्लिश लेक्चरर मैंने उस कॉलेज में एंटर किया। और वहां मेरे एक पुराने मित्र थे जो थोड़े ही छोटे थे मेरे से, मगर वो वहां पे स्टूडेंट थे, और आप सब लोग उनके मित्र, क्लास फेलोज थे। सो मैं सबको बता दूं कि रविंद्र उस कॉलेज में स्टूडेंट थे जहां मैंने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया। और इन लोगों ने, रविंद्र ने और संजय ने, हेमंत ने, सब मित्रों ने मेरी बहुत हेल्प की। सरसा में मेरे को घर ढूंढ के दिया, मेरे घर का सारा सामान इन लोगों ने अरेंज किया, और हम लोग बहुत तफरी करते थे कॉलेज में भी और कॉलेज के बाद, क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी उस टाइम पे। आई गेस आई वाज ओनली 22 इयर्स ओल्ड, और मैं भी स्टूडेंट जैसा ही दिखता था। तो बहुत मजे करते थे और घूमते फिरते, खाते पीते। जो वहां पे एक वो हरियाणा गवर्नमेंट का टूरिज्म का रेस्टोरेंट है, उसमें बहुत जाते थे और मूवीज देखने जाते, लाइक एवरी यंग पर्सन। और बहुत बहुत अच्छा टाइम मैंने इन लोगों के साथ वहां पे, 1 साल मैं वहां पे रहा, एंड आई हैव ब्यूटीफुल मेमोरीज। और बहुत कुछ सीखा मैंने उस कॉलेज लाइफ से, कॉलेज के एनवायरनमेंट से। हरियाणा था वो, और मेरे को, मेरी बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट थी, तो काफी मेरी अच्छी वहां पे एक लाइफ के अंदर, प्रोफेशन के अंदर जो ओरिएंटेशन होती है, वो बहुत अच्छा मुझे वहां पे लेसन मिला। सो ये मेरा कनेक्शन है सिरसा के साथ। जी बिल्कुल, सिरसा के साथ बड़ा प्यारा कनेक्शन है। जिंदगी की शुरुआत, जो प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत थी, वो दिनेश जी ने गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा में की थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि आगे जाके इनको दोस्तों के रूप में हमारे जैसे लोग मिले। अभी दिनेश जी, हम थोड़ी देर पहले बातचीत करते करते हम लोगों ने फैसला किया था कि हमने एक दूसरे की पोल पट्टी नहीं खोलनी है, इसलिए हम लोग यही की सारी बात को बंद करते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छा टाइम था। और हमारे जो कॉलेज के इस समय के प्राचार्य हैं डॉक्टर संदीप गोयल, उन्होंने भी आपको विशेष रूप से आपको एक बुके भी भेजा है और आपको कहा है कि जब कभी भी कॉलेज अच्छे ढंग से रन होना शुरू हो जाएगा लॉकडाउन के बाद, तो तब उनकी भी ये इच्छा रहेगी कि उनको कॉलेज में बुलाया जाए। एक जी जरूर, उनका मैं बहुत खुश होऊंगा कि मुझे अगर वहां बुलाया जाता है और मैं वहां जाता हूं किसी भी कैपेसिटी में। कई बार मैं सोचता हूं कि अभी मैं थोड़ा लोग पहचानने लग गए, नहीं तो कई बार बहुत मन करता है कि ऐसे ही चुपचाप बिना किसी को बताए जाओ और सारी वो जगहें देख के आओ जहां पे मैं कभी घूमा था, कभी गया था, कभी रहा था, जैसे सबके साथ होता है। अपने अपने पुराने शहर, पुराने मित्र सबको बहुत अच्छे लगते हैं, मगर अब पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा, पक्का आऊंगा, पक्का 100%। दिनेश जी, हम लोग बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। प्यारी प्यारी बातों के बीच में कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको करना लोगों के लिए प्रेरणा, जो कि एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन हम लोगों ने लोगों को देनी है, उसके लिए बहुत जरूरी है। हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम बिताया, आपने भी बहुत अच्छा टाइम बिताया। आपकी जिंदगी का एक ऐसा फेस भी आया, एक ऐसा ब्लॉक भी आया जिसको आप याद नहीं करना चाहते, रिविजिट वहां पे करना नहीं चाहते हैं। हम उन बातों के बारे में कोई बात भी नहीं यहाँ पे करना चाहते। लेकिन मैं दर्शकों को ये बता दूं कि दिनेश जी ने अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों को खोया कि अगर कोई और उन चीजों को खोता है तो फिर वो वापस जिंदगी में वापसी उसकी बहुत मुश्किल हो जाती। मैं इस बात के लिए बड़ा दिनेश जी का फैन हूं। बड़े महत्वपूर्ण रिश्ते खोए, बहुत महत्वपूर्ण जान खोई, ये तमाम चीजों के बावजूद भी इनकी वापसी हुई। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जब आप डिप्रेशन में आ गए थे तब वो टाइम कैसा था? मतलब हालांकि बहुत बुरा टाइम था, लेकिन मैं लोगों को एक बार वो लेके जाना चाहता हूं ताकि लोगों को समझ आ जाए कि हम जिंदगी में किस निचले तल से भी छलांग मार के ऊपर पहुंच सकते हैं। लोगों को मोटिवेट हम लोग करना चाहते हैं। रविंद्र, बहुत
हाँ जी, हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल जी। बिल्कुल, हाँ जी, बोलिए। तो बहुत बहुत टफ टाइम था, और वो फेज बहुत पहले, अभी मैं बहुत यंग था, तो वो एक नेगेटिव फेज मेरी लाइफ में स्टार्ट हो गया, और वो बहुत लंबा चलता गया। और खैर जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ऊपर वाले की इच्छा। मगर मैंने एक चीज सीखी रविंद्र के, जो मेरे रिएक्शंस थे सिचुएशंस को, वो अगर डिफरेंट होते तो शायद मेरा जर्नी जो है वो इतना हॉरिबल मेरे लिए ना रहता। जो मैंने सबसे बड़ी एक जिंदगी में मेरे कमी रही है कि मैंने बहुत ज्यादा, और सब जानते हैं, बहुत बुलिंग जो है वो मैंने फेस की है। लोगों के जो गलत ओपिनियंस हैं उनको मैंने बहुत झेला है, और कभी मैंने रिएक्ट नहीं किया उन गलत ओपिनियंस पे, चाहे वो मेरे क्लोज रिलेशंस हो और चाहे बाहर के लोग हों। मेरे को ये लगता था कि समय अपने आप बता देगा, मगर वो जो बीच वाला पीरियड था जब समय ने अपने आप नहीं बताया, वो मेरे लिए बहुत ही टैक्सिंग, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत ही डिप्रेशन से भरा हुआ था। और बहुत फाइट करना पड़ा मुझे उस माहौल से निकलने के लिए, उस मेंटल फ्रेम से निकलने के लिए। आज के दिन मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैं चाहे मॉडल हूं या नहीं हूं, एक्टर हूं या नहीं हूं, बट आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। कहीं पे भी बुलिंग होती है या इनजस्टिस होता है या नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिविटी मुझे मिलती है, मैं उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाता हूँ। तो ये परिवर्तन मेरी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा आया है। मैं चुपचाप अब चीजों को नहीं लेता, एंड आई रेज माई वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। और ये सारे लाइव और ये सब भी इसीलिए है कि बहुत लंबा टाइम मैंने ऑपरेशन झेला है, और अब मेरा वो एटीट्यूड नहीं रहा। तो उसी वजह से, एटीट्यूड बदलने की वजह से जीवन के अंदर परिवर्तन आया, डिप्रेशन से फाइट किया, वेट लॉस किया, और अपना फिटनेस का जर्नी, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स थी उनसे छुटकारा पाया, और आज के दिन आपके सामने मॉडल एक्टर बन के बैठा हूं। डिप्रेशन, मैं अपने दिनेश जी एक बात पूछना चाहता हूं कि डिप्रेशन अपने आप में एक ऐसी बीमारी होती है, बंदा ऐसे अंधेरों में खो जाता है, समाज से दूर हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है, इतने लंबे समय तक आपने डिप्रेशन को झेला, फिर जी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने वो सारी दवाइयां डिप्रेशन की जो खाते थे, चीजें थी, उनको फेंक दिया और एकदम जिंदगी को अपनी लाइन पे ले आई? ये वापसी कैसे हुई आपकी? ये अब कहने सुनने में ऐसे लगता है कि हाँ बस मैं उठा और मैंने दवाइयां फेंकी और मैं उठ के खड़ा, इट्स नॉट लाइक दैट। एक प्रोसेस है, आप जानते हैं, आप मनोवैज्ञानिक हैं, आपके दिमाग में अंदर कहीं से रिवोल्ट आपके हालात के खिलाफ चल रहा होता है। क्योंकि हम सब जो है इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स है, हम जानते हैं कि हम डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, मगर हमारे माइंड की एक ऐसी एक्टिव, इंटेलिजेंट, नॉर्मल साइड भी है जो ये कोशिश करती रहती है कि हम उससे फाइट करें और बिल्कुल। अपने आप को ट्रैक पे लेके आए। तो मेरा धीरे धीरे वो जो फ्रस्ट्रेशन है अपने हालात से, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुझे लगा कि यार अदरवाइज लाइफ जो है वो बिल्कुल खत्म ही है, एकदम डेड जैसी है। तो अगर मैं दवाइयां नहीं लूंगा या मैं हालात से लड़ूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा। उससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कॉमा जैसी जिंदगी, घर से निकलता नहीं था, एंटी सोशल था, वेट इतना बढ़ गया हुआ था, मुझे लगता था कोई मुझे पसंद नहीं करता, कहीं आना जाना नहीं था, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। अगर मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था तो मुझे उठ के कुछ ना कुछ करना ही था। तो वही मैंने किया। और जब मैंने वेट लॉस और डाइट अपना स्टार्ट किया तो उसके 8 महीने के अंदर अंदर ही, एवरीबडी नोज, मेरे रिलेटिव्स को पता है, फ्रेंड्स को पता है जो उन दिनों से मेरे साथ है, मैंने वो वेट लॉस कर लिया। और उसके बाद डिप्रेशन से छुटकारा मिल गया, मेडिकल इश्यूज से छुटकारा मिल गया, और जीवन एक ऐसे लगा जैसे एक नया सवेरा जो है। तो मैं अपने बारे में, मैंने अपने इंस्टाग्राम में जो अपनी इंट्रो है उसमें भी लिखा हुआ है कि जीवन की जब शाम होती है तब मेरी नींद खुली और मैंने दोनों हाथों से सूरज को पकड़ा और उसको वापस ले आया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया बात है। जी। क्योंकि लोग लोग अक्सर ये सोचते हैं, देखिएगा, वैसे सुबह का उगता हुआ सूरज और शाम का डूबता हुआ सूरज देखने में एक जैसा ही होता है, लेकिन लोगों के नजरिए चेंज हो जाते हैं। आपने बड़ी नजरिए खूबसूरत से। बात बोली कि आपने शाम के सूरज को भी पकड़ लिया, अपने हाथों में थाम लिया और उसे अपनी आगोश में जी। लगा लिया। ये बहुत खूबसूरत बात है। ये दिनेश जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डिप्रेशन होता है, बहुत सारे लोग तो बोलते ही नहीं है उनको डिप्रेशन है, उनकी मेडिसिन भी चल रही होती है। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको डिप्रेशन है, वो सिर्फ जी। उदास होते हैं।
तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कोई 2-3 अच्छे से कोई टिप्स आपको जो लगता है कि डिप्रेशन से निकलने में जो आपके लिए बड़े सहायक हुए थे, आप वो भी जरा, क्योंकि ऑडियंस जो है वो सुनना चाह रही है, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, वो ये सुनना चाह रहे हैं कि आखिर डिप्रेशन से बाहर कैसे निकला जा सकता है। आप कैसे निकले थे? जी कोई 2 टिप्स। जी रविंद्र, मैंने जब मैं एक्टर और मॉडल बना, मैं किसी को नहीं बताता था कि मेरी बैकग्राउंड क्या है, बिकॉज आप सबको, अगर आपका पास्ट खराब रहा है तो आपको कॉम्प्लेक्स रहता है और आप उससे बचना चाहते हैं, उसको छुपाना चाहते हैं। मगर ऐसे चलते चलते मुझे एक मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म है जोश टॉक्स, वहां से मुझे ऑफर आया और उन्होंने जो मुझे ब्रीफ दिया तो उन्होंने एनकरेज किया कि आप अपने पास्ट के बारे में बोलो, कि डिप्रेशन के बारे में बात करना जो है वो बहुत जरूरी है, उसको छुपाने से या दबाने से वो और बढ़ता है। तो पहला स्टेप जो है, आपको एडमिट करना पड़ेगा कि आप डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। और जितने भी लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, मैं उनके फ्रेंड्स को, उनके रिश्तेदारों को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा उनसे बात कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए कि वो अपने इश्यूज के बारे में बोले, तो उससे बहुत मदद इसमें मिलती है। तो वहां से मैंने, उस टॉक से मैंने अपने पास्ट के बारे में बोलना शुरू किया, डिप्रेशन के बारे में बोलना शुरू किया, और मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत ग्रेटिफाइंग है कि लोग जो हैं उसको सुन के किसी की मदद हो रही है। तो ये इसी वजह से मैं अपने, क्योंकि पास्ट को विजिट करना आसान काम नहीं है, बारी बारी, इट्स वेरी ट्रोमेटिक। हमारे जीवन का सारा जो है वो कोशिश यही होती है कि हम अपने पास्ट को ओवरकम कर जाए। मगर मेरी जो पोजीशन है वो अब ऐसी हो गई है कि पास्ट के बारे में मुझे बात करनी ही पड़ती है लोगों को एनकरेज करने के लिए। तो ट्रोमेटिक है, मगर फिर भी बात करता हूँ ताकि किसी की मदद हो जाए। तो डिप्रेशन के बारे में बात करना, खुल के बात करना, एडमिट करना, अपने इश्यूज डिस्कस करना सबके साथ, जो सुन सकें उनसे बात करना, ये बहुत जरूरी है डिप्रेशन से निकलने के लिए। कॉम्प्लेक्स में मत आइए, बिल्कुल। हाँ जी दिनेश जी। बहुत कमाल की बात। ये मेरी आवाज आ रही है दिनेश जी? मेरी आवाज आ रही है दिनेश जी? ये बात आपने जो बात कही है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल पक्की बात है। हम अपना, जितना भी डिप्रेशन के रोगी होते हैं, उनको सबसे पहला सबक ही यही सिखाते हैं कि बात कीजिएगा। कभी भी कम्युनिकेशन रुकनी नहीं चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। ये बहुत शानदार बात आपने कही है। और जो भी इस समय दर्शक, जो भी ऑडियंस इस समय सुन रही है, तमाम लोगों के लिए बात कि कभी भी आप में उदासी आ जाए, कभी भी कुछ बात आ जाए, दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। 2 बातें बहुत ही शानदार हैं कि जिंदगी की सुबह हो या शाम हो, जब भी उठे उसी समय आप लोगों को अपनी जिंदगी को और अपने सामने वाली चीजों को गले लगाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, चुप नहीं रहना चाहिए। जो चुप रहते हैं वो सहते रहते हैं। दिनेश जी चुप नहीं रहे, इन्होंने एक विद्रोह किया, रिवोल्ट किया डिप्रेशन के अगेंस्ट। आज हमारे सामने दिनेश जी बैठे हुए हैं हंसते हुए। वही हंसी जो आज से इतने साल, 30-40 साल पहले थी, आज वैसी हंसी है। तो आप समझिएगा, नेशनल कॉलेज में गूंजा करती थी हंसी वो। बिल्कुल। मेरे सब स्टूडेंट्स कहते थे कि सर आप हंसते हो तो कॉलेज के दूसरे कोने तक आवाज जाती है। बिल्कुल सही बात है। मेरे को याद है कॉलेज के दिनों में हमने गांधी फिल्म भी इकट्ठी देखी थी और बहुत सारे एंजॉय हम लोग भी किए थे। और एक बात मुझे याद है कि तब भी दिनेश जी के कमरे में जब भी हम जाते थे तो वहां पे डंबल्स और एक्सरसाइज का सामान होता था। तो वो अब भी आपके होता है क्या सारा सामान? बिल्कुल होता है। और उसके अलावा वो भी था कि मैं दीवारों पे जो मॉडल्स की फोटोज लगा बिल्कुल मॉडल्स की फोटो होती थी एक। वो मतलब कहते हैं ना कि आदमी जिस चीज को चाहता है वहां पर वो पहुंच जाता है। जब आप दिल से किसी चीज को चाहने लग जाते हैं तो पूरी कायनात आपको वहां पर पहुंचाने के लिए आपकी सहायता करना शुरू कर देती है। दिनेश जी, शानदार बातें आज की तारीख में जो ये बातें आ रही हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बातें लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। एक चीज, जब हम डंबल्स की बात कर रहे हैं, 134 किलो वजन काफी होता है। ये कब कैसे किया? कल ही मेरे पास शाम को 2-3 लोगों के मैसेज आए हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं, उनके वेट काफी ज्यादा है। मेरे पास मैसेज आए हैं कि दिनेश जी से ये पूछना कि 134 से नीचे कैसे आए। उनके लिए तो 1 किलो 2 किलो भी मुश्किल हो जाता है। रविंद्र, मैं अपने हर लाइव में और हर टॉक में ये बताने की कोशिश करता हूं कि लोग उल्टा समझते हैं। डाइट जो है ना, वो हमारे वेट लॉस का 80% पार्ट है
और एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ 20% और उससे भी कम हिस्सा है। मगर लोग करते क्या है कि वो जिम के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, उसको 80% या 90% अटेंशन दे देते हैं और डाइट को जो है ना बहुत इग्नोर करते हैं। तो नतीजा क्या होगा कि जैसे घर में हमारे ब्रेकफास्ट में परांठे बन रहे हैं, पूड़ियां बन रही हैं, और मैंने जिम जाना शुरू किया और वहां मैंने बहुत पसीना छुड़ाया, घर पे मैं आऊंगा, मैं कहूंगा आज तो यार जिम किया है, एक परांठा मैं एक्स्ट्रा खा सकता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। तो वहां से जो है ना जिम सारा नेगेट हो जाता है और हमारा वेट घटने की बजाय और बढ़ने लग जाता है। तो डाइट जो है ना, बेसिक डाइट, उसको जब तक आप चेंज नहीं करेंगे और पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करेंगे, 80% हिस्सा डाइट का है आपके वेट लॉस में। चाहे आप जिम में जाके जितनी भी हड्डियां तोड़वा लो, आप अगर डाइट नहीं बदलेंगे तो आपका वेट कभी कम नहीं होने वाला, ये याद रखिए। जी, बहुत अच्छा टिप है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो खाते भी रहते हैं और जिम भी होके आते रहते हैं। जब तक खाना पीना कंट्रोल नहीं होगा, दिनेश जी की बात होता है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मेरे दोस्त हैं राजेश मेहता, वो दयानंद कॉलेज में हिसार में, आपको जानते हैं, उस समय से हिसार से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, पूछना चाह रहे थे कि शर्मा जी का ही बेटा है ये, वही है? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, शर्मा जी का ही बेटा हूँ। और मेरे फादर जो हैं वो एजुकेशनिस्ट थे और उन्होंने बहुत हमें अच्छे से पढ़ाया। मेरे नोट्स तक जो है वो एमए इंग्लिश में वो लिखा करते थे और बहुत उन्होंने कोशिश की कि मैं सरकारी नौकरी में आ जाऊं, जिससे मुझे कम से कम पेंशन मिलती रहेगी। और मैं हमेशा उनको याद करता हूं, क्योंकि मैं बहुत बुरे हालात से निकला। अगर वो मुझे सरकारी नौकरी की सलाह ना देते तो मैं बिल्कुल सड़कों पे आ गया होता। तो पेंशन आती है मुझे, एक बैकग्राउंड मेरी फाइनेंशियल ठीक रही, वो मेरे फादर साहब की मेहरबानी से ही हुआ, ये नहीं तो पॉसिबल ना होता। जी, मैं प्रोफेसर एमएम शर्मा जी का ही बेटा हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड, वेरी प्राउड। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों ने कल से मुझे मैसेज किए, आप लोगों को शुभकामनाएं, और हिसार की तरफ से भी बहुत सारे लोगों का पूछना हुआ। दिनेश जी, एक चीज मैं आपसे बहुत जरूरी जो पूछना चाह रहा हूं कि डिप्रेशन पहले गया कि कामयाबी, दोनों चीजें साथ साथ हुई या दोनों का आगे पीछे, क्या रहा इनका आपस में ताल्लुक? हाँ रविंद्र, मैंने जब वेट लॉस किया तो उसका ऑलमोस्ट साल के बाद मुझे ये मॉडलिंग और एक्टिंग की ऑफर्स जो है ये आने लगी। उससे पहले तो मैं नॉर्मली लाइफ को एंजॉय करने के लिए मैंने वेट लॉस किया था, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वेट लॉस किया था। तो मैं बिल्कुल एकदम उसी लाइट हार्टेड मूड में आ गया था। मैं मॉल्स में जाता था घूमने के लिए यहाँ गुड़गांव में, और मेरा घर वापस आने का मन नहीं करता था, बिकॉज मुझे जीवन से इतना प्यार हो गया था। ये बातें थोड़ी मतलब होची या शैलो लग सकती हैं, मगर जो इंसान बहुत साल घर में रहने के बाद बाहर निकला हो तो उसको छोटी छोटी चीजें भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो बहुत शॉपिंग की मैंने, मूवीज बहुत देखने जाता था, घूमता रहता था, ड्राइविंग बहुत करता था, बाल मैंने लंबे लंबे कर लिए थे। और ऐसे चलते चलते जो है फिर मेरे को ऑफर आ गया मॉडलिंग का कि एक ऑडिशन हो रही है, और मैंने किसी को बताया नहीं। और जब मैं ऑडिशन दे आया तो मैंने अपनी फैमिली को भी, उन दिनों मेरे ब्रदर के बेटे का कोई सेरेमनी वेडिंग की चल रही थी, उस सेरेमनी में मैंने फर्स्ट टाइम बाद में बताया कि हाँ, आई डोंट नो मुझे किसी ने सीरियसली लिया या नहीं लिया, बिकॉज सबको लगता था कि यार ये कोई काम तो करता है नहीं और ऐसे ही बोल रहा होगा। मगर वहां से फिर धीरे धीरे सक्सेस मिलने लगी और सबके आगे, घर वालों के आगे भी प्रूव हो गया और फ्रेंड सर्कल में और समाज में भी प्रूव हो गया कि हाँ कुछ बात है इस बंदे में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, मैं आपको, जो दिनेश जी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब आपने तमाम चीजों से, डिप्रेशन से और वेट से वापसी की, तो आप एक बहुत ही मॉडल की तरह, मुझे याद है कि जब आपने सिरसा कॉलेज में ज्वाइन किया था तो आपका एक तकड़ा फैन क्लब होता था, दूर दूर से आपके चाहवान, कोई चंडीगढ़ से, शिमला से, दूर दूर से लोग आपको देखने के लिए आते थे। और सिरसा की सड़कों पे जब आप चलते थे तो लोग बहुत बार हमसे पूछते थे कि ये आपके साथ कौन है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर वो एक जेनेटिकल मेकअप और वो अंदर की खूबसूरती पहले से थी, और आपने सिर्फ उसको हटाई और फिर आप बाहर आ गए। तो दिनेश जी, एक, हम चूंकि टाइम काफी हो गया है, दो चार बातें बीच में बहुत जरूरी है। एक तो आपने फूड के बारे में टिप दिया, एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मॉडलिंग में जाना चाहते होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग शोषण का शिकार भी होते हैं। गर्ल्स जो हैं, मेरी बहुत सारी स्टूडेंट हैं,
उन्होंने मुझे बताया कि जब भी वो मॉडलिंग वगैरह में जाने का कुछ सोचती हैं तो कई बार सेक्सुअल अब्यूज या कुछ इस तरह के फिजिकल हरासमेंट, ये तमाम चीजें, तो क्या चीजें हैं कि आपको टिप देना चाहें कि मॉडलिंग में जो लोग जाना चाहते हैं उनको कैसी अपनी सोच और किस तरीके से एंट्री हो सकती है उनकी? रविंद्र, आज मैं इंस्टाग्राम के ऊपर आयुष्मान खुराना की एक इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें उन्होंने इस चीज के बारे में बहुत ओपनली बोला है कि ये सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में और मॉडलिंग में ये आदमियों को, लड़कों को भी सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है उसको फेस करना पड़ता है। मगर मेरे हिसाब से बेस्ट रिस्पॉन्स आपका यही रहेगा कि आप उसको ना करो। अगर आप उस तरीके से आगे बढ़ना चाहोगे तो आप सिर्फ फिर एक्सप्लॉइट ही होते रहोगे और आपको काम कभी मिलेगा नहीं। तो यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। एंड लेट मी अश्योर यू, सभी लोग इस इंडस्ट्री में ऐसे नहीं हैं। जो अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, जो अच्छे कास्टिंग वाले हैं, जो अच्छे मॉडल्स को यूज करते हैं, वो लोग बिल्कुल भी इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखते। ये सिर्फ एक दो लोग हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्री बदनाम है। और बाई चांस अगर आप उनसे आपका एनकाउंटर होता है तो आप बिल्कुल उनको अवॉइड कीजिए और उनके मुंह मत लगिए। और ऐसा नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री खराब है। जरूर इस सपने को पूरा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इन एक दो बेकार इंसिडेंट से आपको हार नहीं माननी चाहिए कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, फिल्मों का आपका जो सफर रहा, पहली ऑफर आपको कैसे आई? पहली ऑफर, क्योंकि पहला वो कहते हैं ना, पहला प्यार, पहला नशा, ये तमाम चीजें बड़ी मायने रखती हैं। पहली ऑफर कैसे आई आपको? पहली ऑफर मुझे आई थी, एक पिक्चर बनी थी वीरे दी वेडिंग, अगर आपने देखी हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। हाँ, तो उसमें मुझे ऑफर आई थी और थोड़ा रोल मुझे जो एक्सप्लेन किया गया था वो थोड़ा बेटर था। मगर वो चलते चलते जो है स्क्रिप्ट चेंज होता गया और रोल मेरा जो है वो मतलब फोरग्राउंड से मैं बैकग्राउंड में हो गया, तो कोई नोट नहीं कर सका कि मैंने उस पिक्चर में काम किया है। मगर लेकिन एक मिनट, जब आप उस फिल्म में दिखाई दिए थे तो मैं और मेरी वाइफ, हम बच्चे, हम लोग अपनी सीटों पे बैठे बैठे एकदम चीखे थे कि दिनेश दिनेश दिनेश। तो सभी लोग हमारी तरफ देखने शुरू हो गए थे। मैंने पहचान लिया था आपको स्टेज के ऊपर। जी हाँ, तो भारत जो है उसके लिए मुझे मुंबई से कॉल आया और मुकेश छाबरा कास्टिंग से, और उन्होंने बोला कि आप अपने फोन में ही फिल्म करके भेज दो। और उन्होंने मुझे बताया नहीं कि किस पिक्चर के लिए है, कौन एक्टर होंगे। दे जस्ट सेड कि आप बस ऐसे बेड पे लेट जाना और आपका बेटा जो है वो आया है, आप हॉस्पिटल में हो और आप उसको कहते हो कि बेटा तू आ गया, और ये कह के आपने ऐसे एक्टिंग करना है कि आपकी डेथ हो गई। तो मुझे लगा यार इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी, देखो मैं किस तरह लगेगा ही कैसे कि मैं बिल्कुल डेथ के उस पे लेटा, हॉस्पिटल में तो कोई बीमार सुकड़ा सा या ऐसा कुछ होगा। बट मैंने वो करके बहुत अनमने मन से मैंने करके भेज दिया और मुझे नेक्स्ट डे ही कॉल आ गया कि हाँ आपको मूवी मिल गई है और लुधियाना में शूट है और भारत है उस पिक्चर का नाम, और आपका सीन जो है वो सलमान खान जी के साथ है। छोटा सा सीन है, इमोशनल सीन है, मगर दे टोल्ड मी कि दिनेश जी नैरेटिव प्रेजेंस आपकी मूवी में रहेगी। जो पिक्चर का थीम है, आपका सीन उस थीम से जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसा नहीं है कि आपका रोल फालतू में होगा, चाहे वो छोटा सा होगा। तो जब मैंने वो सीन किया और जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो पिक्चर का थीम है उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ मेरा वो सीन है और पिक्चर के हीरो के साथ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो पिक्चर करके। दिनेश जी, मैं थोड़ा सा लालची स्वभाव का आदमी हूं। जब मैं बोलने लगता हूं तो अपनी बातें बोलते रहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इस समय, ऑडियंस भी आपसे सवाल पूछ रही है। सिरसा के मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं, बड़े इस एरिया के फेमस हैं, डॉक्टर अमित नारंग। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि एक मैसेज उन लोगों के लिए भी दीजिएगा जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाते हैं। कोई एक तो टिप्स या एक तो उनको गाइडलाइन मतलब के दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स इस समय शारीरिक रूप से, जहनी रूप से बीमार हैं। तो उनके लिए एक आप मैसेज अपना। रविंद्र, हाँ मैं मैसेज दे सकता हूँ मगर मैं कोई टिप नहीं दे सकता, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड। I am not medically qualified to guide anybody who is suffering from depression, but I can only tell my story, जिससे अगर उनकी मदद हो सकती है तो हो जाए। तो मेरे केस में बिकॉज मेरे को बहुत सीवियर वर्टाइगो था, जिसको बिनाइन समथिंग कहते हैं, और लॉस ऑफ मोटर फंक्शंस था। मगर मैंने एक बहुत डेयरिंग स्टेप लिया कि मैंने मेडिसिन जो है वो खानी छोड़ दी,
क्योंकि मेडिसिन के साइड इफेक्ट जो है वो मेरे ऊपर बहुत गंदे जा रहे थे, और मैं दोपहर को 4 बजे तक 3 बजे तक उठ नहीं पाता था। शायद मेरे मदर भी जो है स्लाइड को देख रहे हैं फेसबुक पे, और वो याद कर रहे होंगे वो टाइम के वो मेरे बेड के साथ बैठ के रोते थे कि भाई उठ जा, अब बहुत टाइम हो गया, उठ के कोई काम करो, मगर मैं उठ नहीं पाता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे दवाइयां नहीं खानी, बिल्कुल भी, दवाइयों से मुझे नफरत हो गई थी। मगर ये चीज मेरे केस में वर्क कर गई। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सबके केस में वर्क कर जाए, क्योंकि मैं मेडिकली क्वालिफाइड नहीं हूं। तो आप लोग जैसे डॉक्टर नारंग हैं या जैसे आप हो रविंदर जी, सब लोगों को आपको कंसल्ट करना चाहिए जो मेडिकली क्लिनिकली डिप्रेशन से और चीजों से फाइट कर रहे हैं। हाँ, इंस्पिरेशन के लिए वो मेरी स्टोरी जरूर देख सकते हैं, बट डोंट टेक इट एज अ मेडिकल गाइड। ये मेरी आपसे विनती है। ये बहुत बहुत अच्छी राय आपने दी है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मोटिवेशनल कहानियां सुनकर कई बार जो है मेडिसिन खा रहे होते हैं तो छोड़ देते हैं, साइकोथेरेपी में जाते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो वो तमाम चीजें जब भी आपने छोड़नी है तो आपने अपने डॉक्टर से पूछ के छोड़नी है। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है दिनेश जी। कुछ लोगों का सवाल ये भी आ रहा है मॉडलिंग के बारे में भी, कौन सी उम्र बहुत अच्छी होती है जब आदमी को मॉडलिंग शुरू करनी चाहिए। तो किसी ने आगे उसका जवाब भी दिया हुआ है कि सर ने तो 61 ईयर की एज में शुरू किया है, तो उम्र का तो कोई मामला नहीं है, तो बच्चे भी हो सकते हैं, हर तरह के रोलों की जरूरत है। तो ये सवाल का जवाब तो मैं आपकी ओर से मैं ही दे देता हूँ अपने आप ही हो गया। के लिए तो बच्चों की भी जरूरत होती है, बूढ़ों की भी जरूरत होती है, जवानों की भी जरूरत होती है। तो ये तमाम रविंदर, यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ह्यूमन बीइंग्स को प्लीज बूढ़ों, बच्चों और जवानों में मत बांटो। हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, और मैं एज कैटेगरीज और ये जो टाइम की कैटेगरीज हैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं अपने आप को पूरा अपनी उम्र के हिसाब से फिट मानता हूँ। मैं बहुत बहुत एज प्राउड हूँ, और मैं एज शेमिंग के बहुत खिलाफ हूँ। इतना खिलाफ हूँ कि अगर मुझे कोई कहता है कि आप तो बिल्कुल 60 साल के नहीं लगते, तो मैं इस चीज को बहुत बुरा मान जाता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि 60 साल का इंसान ऐसा दिख सकता है, ऐसा फिट है, ये एग्जाम्पल सबके सामने आए, तो कोई ये ना समझे कि तो 40 साल का है। आई वॉन्ट टू लुक 60 years old और मे बी ओल्डर देन दैट, और उस चीज का मुझे बहुत गर्व है। आई एम वेरी एज प्राउड, वेरी वेरी एज प्राउड। दिनेश जी, एक बहुत खतरनाक सवाल आपसे मैं पूछने वाला हूं, बहुत खतरनाक जी। मेरे पास कल एक अननोन मैसेज आया मैसेंजर पे, और मैसेज ये था कि दिनेश जी अब दोबारा से ये शादी कुछ करना चाहते हैं क्या? मैंने कहा भैया मैंने कहा ये वाला सवाल जब दिनेश जी बिल्कुल 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 करना चाहता, बिल्कुल करना चाहता हूं, मगर एक शर्त है मेरी कि पहले सलमान खान शादी करेंगे, उसके बाद मैं शादी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। सलमान खान, बिल्कुल सही बात है। तो दिनेश जी, मैं एक दो सवाल और जो लोगों के हैं मैं एक बार उनसे बात ले लेता हूं, फिर हम लोग लास्ट आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं आपको। एक मेरे पास सवाल आया था कि दिनेश जी ने अपना करियर जो है काफी लेट एज के अंदर शुरू किया, और आज की तारीख में वो अपनी क्या सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं? मतलब स्ट्रेंथ क्या है आपकी आज की तारीख में सबसे बड़ी, जिसके बलबूते पे आप फिल्मों में भी हैं, रियल लाइफ में भी हैं, और आप एक कमाल की जिंदगी जी रहे हैं? आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मैंने अभी उसी के बारे में बात की। मेरी उम्र, मेरी एज मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आई सेलिब्रेट माई एज टोटली। आई एम वेरी प्राउड टू बी 60 years old एंड बियॉन्ड दैट। मेरी पोस्टों पे कई बार लोग लिखते हैं कि ये तो 95 साल का लगता है। मैं उनको कहता हूं आपके मुंह में घी शक्कर, मैं 95 साल से भी ऊपर काम करके दिखाऊंगा और आपको नजर आऊंगा। तो मेरी उम्र जो है मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, वही मुझे सबसे अलग दिखाती है। मैं अपनी उम्र को छुपाना नहीं चाहता बिल्कुल भी, और मैं बहुत एज प्राउड हूं। मैं कहीं पे झूठ नहीं बोलता कि मेरी उम्र कम है, मैं 50 साल का हूं। मैं हर जगह कहता हूं कि मैं 61 years का हूं और बहुत प्राउड हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये बहुत खूबसूरत बात बोली है। मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग अपनी उम्र को बताने से डरते हैं और घबराते हैं, और मेरे को ऐसा महसूस होता है कि आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं ये आज बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनिंग होगी कि भैया उम्र को तो गले लगाना चाहिए, जैसी भी उम्र है, और हर उम्र को एंजॉय भी करना चाहिए। आज की
आप जिस तरह का आप जिंदगी जी रहे हैं, बड़े हेक्टिक रहते हैं, थोड़ा सा आपका अपना फिटनेस शेड्यूल क्या रहता है, ताकि लोग ये जान सकें कि हम लोगों को बहुत बिजी रहते हुए भी अपनी सेहत का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं। रविंद्र, मैं अपना वर्कआउट कभी भी नहीं छोड़ता, जो मेरा वर्कआउट है और जो मेरी डाइट है उसके अंदर मैं बिल्कुल कोई चेंज कभी भी नहीं लाता, और वही उसी डाइट पे स्टिक कर रहा हूँ जिस डाइट ने मुझे वेट लॉस करवाया। और मैं बिल्कुल शुगर, फ्राइड चीजें, जंक फूड, बाहर का खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें मैं, और मिठाइयाँ एंड ड्रिंक्स, क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडे भी नहीं खाता। तो मैं अपनी डाइट के बारे में और अपने वर्कआउट के बारे में बहुत पर्टिकुलर हूँ। चाहे मैं किसी होटल में रात को 2 बजे चेक इन करूं फ्लाइट के बाद, मैं सबसे पहले वहां पूछता हूं कि जिम कहाँ है और कितने बजे खुलता है, और सुबह 6 बजे पूरे उठ के मैं जिम में जाके अपना वर्कआउट करके और तब सेटिस्फाइड फील करता हूं, और फिर मैं फिल्म सेट पे जाता हूं अपने शूट के लिए। तो वर्कआउट को और डाइट को, एंड यू नो रविंदर, जब आप एक इंडस्ट्री जो है ना, एक्टर्स जो है ना, वो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, दूल्हे की तरह ये इंडस्ट्री उनको लेती है। जब आप थोड़ा सा ग्रो करने लगते हो तो लोग आपकी ऐसे सेवा पानी करते हैं जैसे दामाद आ गया उनका। बिल्कुल। तो खाना पीना इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा एक हिस्सा है, और मैंने अपने आप को बिल्कुल उससे बचा के रखा, क्योंकि जब 5 स्टार होटल में आप चेक इन करते हो तो सबसे पहले ब्रीफ देते हैं आपको प्रोडक्शन वाले के, सर रेस्टोरेंट है 24 घंटे आपके लिए खुला है, हमने बात की हुई है, जो आपने खाना पीना आप जाके खाइए पिए। मैं जाके रेस्टोरेंट में ऑर्डर करता हूँ कि भाई एक दाल की खिचड़ी बना दो मुझे, बिल्कुल बिना तेल के, कम नमक वाली। तो ये इस तरह का रूटीन है मेरा। मतलब ये हुआ कि एक बहुत बहुत मुझे लगता है कि दिनेश जी, हमने बड़े प्यार से बातचीत की है, लेकिन आपकी बातचीत से जो चीजें निकल के सामने आ रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर उन बातों को भी कोई जिंदगी में अपना ले तो उसकी जिंदगी मजेदार हो सकती है। बहुत सारी बातें मैंने आपसे बहुत सीखी हैं, इन बातों को मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में भी रहूंगा, और बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके। जो दर्शक इस समय, जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो भी बहुत एंजॉय कर रही है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम मैसेजेस को लेंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। बहुत सारे लोग मॉडलिंग के बारे में, सेहत के बारे में, आपके बारे में, हेयर के बारे में। तो मैं दिनेश जी बिल्कुल एंड के अंदर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में अगर हम आप जैसे जिंदगी जी रहे हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ जी रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को, लॉकडाउन का टाइम भी है और घर में भी रहना बहुत मतलब जरूरी है, और तमाम चीजें जो हम लोग इस समय कर रहे हैं, हमारा देश भी बहुत सारी समस्याओं को फेस कर रहा है, इसके बीच में आप जैसा एक खूबसूरत इंसान बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए? देखिए रविंद्र, बहुत किताबी बातें लगती हैं, मगर मेरी एज पे आके वो सब किताबी बातें जो है वो सच्ची प्रूव हुई हैं। मैं भी सुना करता था कि अंदरूनी खूबसूरती जो है वो खूबसूरत जीवन के लिए बहुत जरूरी है, मगर यहाँ आके मैं रियलाइज करता हूँ कि जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, अंदर से खूबसूरत नहीं होंगे, तब तक बाहर की जिंदगी हमारी कभी खूबसूरत नहीं हो सकती। तो लॉकडाउन के दिनों में, क्योंकि लॉकडाउन की बात हुई है, मैं फिर से अपने घर से जुड़ा हूं, क्योंकि बहुत ट्रैवल किया, घर से बहुत बाहर रहा पिछले 1.5-2 साल, मगर अब मैं घर में हूँ, पूरी तरह से कनेक्टेड हूँ, घर का सारा काम कर रहा हूँ, चाहे सब अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं, मैं आगे पीछे सब झाड़ू पोछा सफाई सब खुद करता हूँ, और लोग तारीफ करके जाते हैं कि सर आप कितने मेहनती हो, कि आपका एक स्टेटस है मगर फिर भी आप ये काम कर रहे हो। तो अपनी जो भी आपके हालात हैं, जो भी हालात हैं, उनसे खुश रहना, उनसे जुड़ के रहना, और हमेशा अपने आप को जॉयफुल रखना, ये जिंदगी में बहुत जरूरी है, तभी हम लोग अच्छे तरह से आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। बीच में हम एक सवाल आ रहा है, एक राहुल पृथ्वी जी सवाल पूछ रहे हैं कि सर आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, डज हाइट मैटर्स इन मॉडलिंग करियर, प्लीज आस्क फ्रॉम हिम। मतलब आपसे मैं पूछूं, हाँ जी, हाइट के बारे में। जी देखिए, मॉडलिंग जो है ना वो 3-4 तरह की है। रैंप मॉडलिंग है, प्रिंट मॉडलिंग है, गारमेंट मॉडलिंग है, फिटनेस मॉडलिंग है। तो जो रैंप मॉडलिंग है, जो सबसे ज्यादा विजिबल है और जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है और सबसे ज्यादा ग्लैमर है, उसके लिए लड़कों को मिनिमम हाइट 6 फुट चाहिए और लड़कियों को मिनिमम हाइट उसमें 5-8 चाहिए। जो रैंप मॉडलिंग, जो डिजाइनर्स के लिए जो फैशन शोज होते हैं, और मेरी अपनी हाइट रविंद्र को पता है 6 फुट से ऊपर है, तो मुझे वो मदद रही मॉडल बनने में।
बाकी जो प्रिंट मॉडलिंग है, गवर्नमेंट मॉडलिंग है, फिटनेस मॉडलिंग है, उसमें हाइट मैटर नहीं करती, उसमें पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। सो ये जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हाइट कितनी भी है, कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत नहीं है। आमिर खान 5 फुट 6 इंच है, सलमान खान भी वो छोटी एज से मतलब हाइट के हैं, तो मतलब कोई कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत नहीं है। जैसी भी भगवान ने आपको शरीर दिया है उसको गले लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो दिनेश जी बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। जी तो ये चाह रहा था कि लंबे समय तक मैं आपसे बात करता रहूं, लेकिन समय की चूंकि आपकी मसरूफियतों को देखते हुए, चीजों को देखते हुए, हम फिर कभी किसी और विषय के ऊपर भी लाइव मतलब आना चाहेंगे ताकि लोगों को आप मोटिवेट कर सकें। आज का जो सेशन था, और मैं आपको अंदर की बात बता दूं कि मेरा ये फेसबुक लाइव का पहला मौका था। मैंने इसकी शुरुआत मैंने कभी किया नहीं था, मुझे बच्चों ने मोटिवेट किया। इसी बीच जैसे आपसे बात हुई तो आपने मुझे मोटिवेट किया, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप आज भी जो दिनेश मोहन का पेज है उसके जो टॉप फैन होते हैं, मैं उसमें से एक हूं। और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र, गॉड ब्लेस यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये लाइव करके। बहुत देर से मेरी तमन्ना थी कि अपने किसी पुराने मित्र के साथ लाइव करूं, और हाँ, अच्छा लगता है जब पुराने मित्रों से जुड़ते हैं। और आप जैसी शख्सियत जो सोसाइटी को इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपका और मेरा फेसबुक पे लाइव और मिलना और बातचीत करना बहुत देर से ड्यू था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच कि आपने ये किया। एंड बाकी सबका, ऑडियंस का, दर्शकों का, कमेंट करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। गॉड ब्लेस एवरीबडी। सेफ रहिए और लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन कीजिए ताकि दुनिया और हमारा देश और हम लोग जल्दी ही इस मुसीबत से निकल पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, और मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। अगली बार लाइव होगा, और फिर मैं ये चाहता हूं कि कभी ऐसा लाइव भी हो जब हम ये बातचीत करें कि दिनेश अब इस मुकाम पे है, इस मुकाम पे है। ऊपर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शक जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए थे, तमाम लोगों को 29 तारीख शाम को 7 बजे हम लोगों ने चर्चा की है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। दिनेश जी की बातों ने भी बहुत आप तमाम लोगों को मोटिवेट किया होगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। दिनेश जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। हम फिर मिलते हैं। बाय बाय। थैंक्स अ लॉट डियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।